नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और बुलेटिन की शुरुआत विशेष खबरों के साथ करते हैं, जहां हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे दिन नूंह के घासेड़ा गांव में जनसभा का आयोजन किया गया, जहां पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए सरकार ने नया तरीका अपनाया है। कोरोना का डर दिखाकर यात्रा को रोकने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी आरएसएस के लोग नफरत फैलाते हैं और इस नफरत के बाजार में हमने मोहब्बत की दुकान खोली है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी तो तेजी से विकास कार्य होंगे। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा समेत तमाम कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहे। देश में ये डर और नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। नोटबंदी हो, गलत जीएसटी हो, कोविड के समय इन्होंने जो काम किया, ये सब जो कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, इनको चोट पहुंचाने के लिए करते हैं। इनका लक्ष्य 3-4 अरबपतियों की मदद करने का है। नोटबंदी और जीएसटी छोटे व्यापारियों को मारने के हथियार थे, और ये इनको जो 3 कानून थे, ये किसानों को मारने के, मजदूरों को मारने के हथियार थे। ये आरएसएस का, नरेंद्र मोदी का नफरत भरा हुआ हिंदुस्तान नहीं चाहिए हमें। हिंदुस्तान की किसी को नहीं चाहिए। क्लियरली मैंने बोला, आपकी नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। और ये मैंने आपको मैसेज दिया है। ये आप मत सोचो कि सिर्फ राहुल गांधी दुकान खोल रहा है, मोहब्बत की दुकान खोल रहा है ना। मैं आपको कह रहा हूं, आप सबको कह रहा हूं, हिंदुस्तान के हर युवा को कह रहा हूं, हर किसान को, हर मजदूर को, हर छोटे दुकानदार को, आप मोहब्बत की दुकान खोलो। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो। यहां पे आपको शिक्षा के इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज की जरूरत है। यहां पे आपको अस्पतालों की, मेडिकल कॉलेजेस की जरूरत है। ये सबको दिख रहा है और ये हमें भी दिखा है। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार आएगी तो जो आपका हक है, चाहे वो ये अच्छी सड़कें हो, चाहे ये अस्पताल हो, चाहे आपके लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी हो, वो हम आपको करके दे देंगे। अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब भैया मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। अब मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में लोग जुड़ रहे हैं क्योंकि महंगाई से हर कोई परेशान है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कोरोना का बहाना लगाकर यात्रा पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है, जबकि चीन की फ्लाइट्स अभी तक बंद नहीं की गई हैं। आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। ये केवल कांग्रेस की यात्रा नहीं, इस देश के गरीब की, इस देश के अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक वर्गों की, इस देश के नौजवानों की, इस देश की गृहिणियों की, इस देश के छोटे दुकानदार की यात्रा है। ये यात्रा है महंगाई के खिलाफ, ये यात्रा है बेरोजगारी के खिलाफ, ये यात्रा है जात पात और नफरत के माहौल के खिलाफ, ठग्गों को एक्सपोज करने की यात्रा है। देश, पार्टी और लोगों के अंदर बदलाव आपके सामने है। ये सब लोग जो आज सड़कों के ऊपर हैं, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, बुजुर्गवार, नौजवान, छात्र, छात्राएं, ये सब क्यों आ रहे? केवल हमारे स्नेह में नहीं आ रहे,
क्योंकि आज देश बहुत तकलीफ से गुजर रहा है। देश की सरकार ने देश के लोगों पर हमला बोल रखा है। 400 का सिलेंडर जब 1200 में मिलता है तो वो ना हिंदू का है ना मुसलमान का है, तो दोनों की जेब से पैसा जाएगा। जब खाने का तेल 200 रुपया लीटर बिकेगा तो हिंदू को भी कीमत अदा करनी पड़ेगी, मुसलमान को भी, सिख को भी, ईसाई को भी। जब पढ़ा लिखा बच्चा या बच्ची, जब उसे नौकरी नहीं मिलती और खट्टर सरकार हो या मोदी सरकार हो, वो करोड़ों रुपया के अंदर रिश्वत में उसे बेचती है, तो वो नौकरी हिंदू के बेटे की भी बिकती है, बेटी की, मुसलमान के बेटे और बेटी की भी बिकती है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी ने तंज कसा है। यूएलबी मिनिस्टर कमल गुप्ता ने भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग अपनी पार्टी को नहीं जोड़ सकते उनकी भारत जोड़ो यात्रा का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी पदयात्रा से कुछ नहीं होने वाला है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि अगर कोई राजनीति में पिछड़ जाता है तो वो अपनी जगह तलाशता है, इसलिए राहुल गांधी अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। जोड़ना इसको कहते हैं कि देश स्वतंत्र हुआ 1947 में और धारा 370 लगा दी, उसको तोड़कर देश को जोड़ने का काम किया। ऐसे पैदल चलने से ये कांग्रेस अपने परिवार को तो जोड़े, अपनी पार्टी को तो जोड़े। ये 3-3, 4-4 साल राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बना नहीं सकती। घर में इनके फूट है। कांग्रेस यहाँ हरियाणा का अध्यक्ष ले लो, इनके जिला अध्यक्ष ले लो, संगठन कभी बनता नहीं है। ये जो घर को नहीं जोड़ सकते, दो आदमियों के साथ मिलकर चल नहीं सकते, देश को तोड़ने का जिन्होंने काम किया, आज वो देश को जोड़ने का नाटक करते हैं। सर, करनाल का कुछ चीजें कई एंगल से देखी जाती हैं। यात्रा हर पार्टी का अपना अधिकार होता है, कोई भी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी करती है, सदा से होती आई है। पर जहाँ तक जन समर्थन की बात है, अभी गुजरात में भी वो गए थे, गुजरात में उन्हें 10 सीटें मिली हैं। उससे पहले उत्तर प्रदेश उनकी अपनी स्टेट है जहाँ 425 के हाउस में उन्हें 2 मिलियन। जन समर्थन तो इलेक्टेड लोगों का होता है। मैं नहीं मानता, पर कोई पॉलिटिकल पार्टी पिछड़ती जाती है तो अपने आप को जिंदा रखने के लिए वो प्रयास करते हैं। दूसरे दिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नूंह से गुरुग्राम पहुंची, जहां लोगों ने काफी उत्साह से राहुल की यात्रा का स्वागत किया। राहुल गांधी के साथ यात्रा में पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। राहुल गांधी की यात्रा को भारी जन समर्थन मिल रहा है। हरियाणा की बात करेंगे, जिस तरह सरों का समंदर, लोगों का हजूम, नौजवानों की भावनाएं इस यात्रा के माध्यम से उमड़कर दिखती दिखाई दी हैं। मैं समझता हूं जिस प्रकार से राहुल गांधी जी का अभूतपूर्व रूप से यहां पर स्वागत हुआ है, उससे 2 चीजें परिलक्षित हो रहे हैं। यात्रा का महत्व और यात्रा में उठे मुद्दों का महत्व, और यात्रा के माध्यम से कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे का महत्व। क्योंकि बहुत से लोग आपके माध्यम से, आपकी कृपा से ये दिखाया जाता है कांग्रेस में बहुत बड़ी गुटबाजियां हैं, ये हैं वो। उस गुटबाजी के मीडिया क्रिएटेड एटमॉस्फेयर को जो है उसको धोने में इस यात्रा ने साबुन जैसा काम किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक नया सवेरा हो रहा है, एक नया सूर्य उदय हो रहा है। और हरियाणा में आज की जो मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व की सरकार है, उसके खिलाफ एक परिवर्तन की आंधी इस यात्रा के माध्यम से संगठित कांग्रेस लेकर आएगी। करनाल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने की। बैठक में 11 शिकायतें आई थी, जिसमें से 6 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया और दूसरी शिकायतों के समाधान को जल्द करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मंत्री कमल गुप्ता ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई अधिकारी किसी भी जनप्रतिनिधि का फोन नहीं उठाता है तो उसे विशेषाधिकार हनन माना जाएगा। मैं ग्रीवेंस कमेटी में आया, आप सबका, शिकायतकर्ताओं का, मेंबर्स का, अधिकारियों का, सबका स्नेह मुझे मिला। मैं आप सबका भी यहाँ अभिनंदन और अभिवादन करता हूँ। आज के ग्रीवेंस कमेटी में लगभग 11 केस थे। 11
में से 5 पेंडिंग है सर। हाँ, 11 केसेस में से 5 केसेस पेंडिंग हैं और कुछ में कुछ जटिलताएं थी, तो उसमें हमने जो हमारे ऑनरेबल ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर्स थे, भाईचारे के रूप में उनकी सहायता लेने का निर्णय किया। मैं समझता हूं कि अगली दफा 2 3 है शायद वो, उन तीनों का भी निपटारा भाईचारे में हम करेंगे। कई दफा टेक्निकल चीजें आ जाती हैं, तो ऐसे जो हमने 6 उनको ड्रॉप किया है, अलग अलग समस्याएं थी, किसी का कोई जमीन का, किसी का बिजली का, तो इस तरह की मिक्स्ड सारी कंप्लेंट्स थी, वो सारी हमने डील की हैं। उसके बाद हमने ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर्स की भी शिकायतें सुनी हैं और मैंने निवेदन किया है कि जो मेंबर्स हैं वो इनका संज्ञान लें, और उसके बाद काफ़ी एप्लीकेशंस अलग से भी नई आई हैं जिनका हम संज्ञान लेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। कोई अफसर नहीं सुनता, वो हमें लिख कर दें अफसर पर, और मैं आपके माध्यम से सभी अफसरों को इसको चेतावनी समझें या निवेदन समझें, किसी भी जनप्रतिनिधि का फोन अगर अटेंड नहीं हुआ तो ये उनका विशेषाधिकार का हनन माना जाएगा और कंसर्न ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसलिए एक मिनट मेरी बात पूरी, तो इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि जितने जनप्रतिनिधि हैं उनका फोन नंबर उनके नंबर पर फीड होना चाहिए। प्रॉपर्टी आईडी का एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे भारतवर्ष में माननीय मनोहर लाल जी ने हिम्मत की ये काम करने की। कुछ काम ऐसे होते हैं, जैसे मोदी जी ने जीएसटी की बात की, नोटबंदी की बात की, ये जो प्रॉपर्टी का मामला, हमने 1-1 इंच जमीन को मापने का काम किया और उसमें पहले डिमांड रजिस्टर में 30 लाख प्रॉपर्टी थी, अब 42,70,000 से अधिक प्रॉपर्टी है। उनको हमने कलमबंद किया है, डिजिटलाइज किया है, कंप्यूटराइज किया है। अनेक प्रकार की डिफिकल्टी है, गिरते हैं सह सवार ही मैदानी जंग में, वो क्या गिरेगा जो घुटने के लोगों की रजिस्ट्री बात नहीं हो रही, नाम की गलती है, कहीं फोन नंबर की गलती है, कहीं पैमाइश की गलती है, हम सब लगे हुए हैं। तो वहीं दूसरी ओर नारनौल में बीजेपी मंत्री रणजीत सिंह की अध्यक्षता में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया और जन परिवेदना समिति की बैठक में बिजली मंत्री ने अधिकारियों को साफ आदेश दिए कि लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी और लोगों के काम करने होंगे। अधिकारियों के द्वारा फोन नहीं उठाने के मामले पर बिजली मंत्री ने सख्ती दिखाई। उन्होंने कहा कि अब सभी अधिकारियों को पूरे हरियाणा में यह संदेश दे दिया गया है कि किसी भी अधिकारी ने 3 बार फोन नहीं उठाया तो नोटिस दिया जाएगा, 5 बार फोन न उठाने पर चार्जशीट की जाएगी और इससे भी अधिक फोन करने पर किसी अधिकारी ने फोन नहीं उठाया तो उसे सस्पेंड करने की कार्यवाही पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में 13 मामले निपटाने के लिए रखे गए थे, जिनमें से 6 मामलों को मौके पर ही निपटा दिया गया और 3 अन्य विभागों के खिलाफ गंभीर शिकायतें मिली हैं, जिसमें उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। अगर जांच में दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर बिजली मंत्री ने बिजली बिलों में ब्याज माफी की योजना को 1 महीने और बढ़ाने की बात कही है। 13 केसेस थे, 6 फाइल कर दिए गए, 7 में 1 के मामले में हाई कोर्ट पे डिसीजन पेंडिंग है, वो क्योंकि उसमें एफआईआर ऑलरेडी दर्ज है, हाई कोर्ट में वो फैसला आ जाएगा, आएगा। एक जो लड़की का मामला था, काफ़ी गंभीर मामला था, उसका मैंने इधर उधर कुछ कह रहे हैं, दोनों तरफ से उसके लिए बातें आ रही थी। मैंने जस्टिस मिले इस करके एसपी रिवाड़ी को दे दी। एक शक्ति सिंह एसडीओ है जिसने किसी के जगह पे कब्जा कर रखा था, नहर के उसने गलत निकाली है, उस पर मैंने इन्हें कहा कि इंक्वायरी करें, अगर उसने अपनी पावर को मिसयूज करी है तो उसे सस्पेंड करूंगा। एक जो चेक का मामला था, पेमेंट देने का मामला था, उसे अगर चेक दिया और वो बाउंस हुआ है, पेमेंट नहीं मिली तो उस पर भी केस रजिस्टर होगा। गुरुग्राम में बढ़ते आपराधिक मामलों को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, साथ ही गुरुग्राम में बदमाशों के गैंग लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने बदमाशों के गैंग पर राजनीतिक संरक्षण का भी आरोप लगाया। चीजें अभी आप सबको भी जानकारी होगी, सब न्यूज़पेपर्स में भी आया कि क्राइम रिकॉर्ड गुड़गांव का जो है उसको लेकर के कुछ नंबर्स पब्लिश हुए हैं, रिकॉर्ड, सरकारी रिकॉर्ड जारी हुआ है।
उसको लेकर के आज हम ये महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। गुड़गांव कोई आम शहर नहीं है। गुड़गांव को विश्व पटल पे, यहां पे आप देखें बड़ी बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर्स हैं, विश्व पटल पे अपनी पहचान रखता है गुड़गांव। और ऐसे शहर में जिसको कि साइबर सिटी के तौर पे भी जाना जाता है, जिसको कि एक हब माना जाता है एमएनसीज का, भारत के अंदर एक बड़े हब जो एमएनसीज के उनमें से एक है गुड़गांव। और ऐसी जगह पर जो क्राइम के जो नंबर्स आए हैं वो बहुत चिंताजनक हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बढ़ने का मतलब कि एक षड्यंत्र पूर्वक तरीके से गैंग्स डेवलप हो रहे हैं गुड़गांव के अंदर, और इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का तब तक पनपना मुमकिन नहीं होता जब तक इनके ऊपर कोई राजनीतिक हाथ नहीं होता, इनको कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं होता। सांसद कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा में निरंतर युवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, देश की सुरक्षा और आमजन के मुद्दों को लेकर आवाज उठा रहे हैं ताकि सभी समस्याओं का समाधान हो सके। इसी कड़ी में उन्होंने गुरुवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सवाल पूछा कि भारत सरकार के द्वारा वैदिक काल से लेकर अब तक हमारे गौरवपूर्ण इतिहास और विरासत के जो ऐतिहासिक तथ्य रहे हैं उनके वैज्ञानिक रूप से मूल्यांकन और रखरखाव के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने आगे कहा कि इसको पढ़ाई के पाठ्यक्रम में भी लाना बेहद जरूरी है, जबकि पुरानी सरकारों से इस पहलू की बड़ी पैमाने पर अनदेखी हुई है। इस पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सवाल का उत्तर देते हुए कहा कि पहले तो ये सवाल पूछने के लिए सांसद कार्तिकेय शर्मा को बधाई देता हूं, क्योंकि सदन में इस तरह के सवाल कम ही पूछे जाते हैं। सांसद कार्तिकेय शर्मा के सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि स्पेस टेक्नोलॉजी विभाग ने हड़प्पा जैसी हमारी पुरानी सभ्यताओं के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारियां जुटाई हैं। यहां तक कि राम सेतु संबंधी उनका जो सवाल है, इस मामले में हमारी कुछ सीमाएं हैं, क्योंकि इतिहास 18,000 साल से भी पुराना है। ऐतिहासिक आधार पर यह ब्रिज 56 किलोमीटर लंबा है। स्पेस टेक्नोलॉजी के आधार पर हम इस बारे में द्वीपों में छोटे छोटे टुकड़ों को खोजने में सफल रहे हैं। इसके अलावा खुदाई के काम आने वाली वस्तुओं या फावड़ों को ढूंढने में सफल रहे हैं। श्री कार्तिकेय शर्मा। Sir, I would like to ask the Honourable Minister whether the present government is making any efforts for conducting scientific assessment of our glorious past, history and historical facts of India from the Vedic period to the present day and introducing it into the curriculum. Thank you, Chairman, sir. I must compliment the Honourable Member for raising a question which is but seldom asked in this House, using modern technology to explore information from the ancient past. So I am glad to share with him that the Department of Space Technologies, Department of Space, is actually engaged in this. We have discovered some of the information remains from the Harappan civilization also. In as far as the question that was asked by him today concerning Ram Setu, though we have certain limitations in discovering that, because the history dates back to about more than 18,000 years, and that bridge, if we go by the history, was about 56 kilometers long. But yes, to some extent, through space technology, we have been able to discover species in islands, some kind of limestone shoals, which of course can't be accurately said to be remnants or parts of a bridge, but they have certain amount of continuity in location, through which some surmises can be drawn. So what I'm trying to say in a single sentence is that it's difficult to actually pinpoint the exact structure that existed there, but there is some kind of an indication, direct or indirect, that structures have existed. And we have also tried to conduct similar kind of exercises with respect to the ancient Dwarka city and other places. And I'm glad that the honourable members have also taken interest in this. कोरोना के नए वेरिएंट के दस्तक के बाद केंद्र सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। पीएम मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए हैं। चीन, अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए केसों में इजाफे के साथ ही भारत में भी महामारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो इन सब के बीच कोरोना को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने भी कहा है कि हरियाणा में
कोरोना से निपटने के लिए पूरी तैयारी है और प्रदेश में अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और दवाइयां मौजूद हैं। पूरी तरह से तैयारी है हमारी, और पिछले जो लहर आई हैं उनसे अनुभव लेते हुए सबसे ज़्यादा दिक्कत तो टेस्टिंग की थी। हिंदुस्तान में सारों को पूना जाना पड़ता था टेस्टिंग कराने के लिए। अब RT-PCR मशीन मैंने हर ज़िले में लगा दी है हरियाणा के। शुरू के केसेस हमने भी पूना भेजे थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से हम उसके लिए तैयार हैं। हमारे पास वेंटिलेटर्स भी सफिशेंट मात्रा में हैं। ऑक्सीजन की बहुत बड़ी दिक्कत आई थी, तो अब हमने हर 50 बेड से अबव का जो अस्पताल है उसमें PSA प्लांट्स हमने लगा दिए हैं। ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है। मेडिसिन्स भी हमने पर्याप्त मात्रा में हमारे पास स्टॉक्स है। सभी तरह से हम तैयार। फिलहाल हरियाणा के लोगों को डरने की जरूरत तो नहीं, किसी प्रकार का पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता जो कोविड से बचने के लिए जो उपाय बताए गए हैं, तो मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, वो सबको लिए आवश्यक है और वो स्वयं से लोगों को पालन करना चाहिए। सर, केंद्र की गाइडलाइन आएगी तो लागू पूरी तरह से वो होगा? कोई भी केंद्र की गाइडलाइन आएगी उसको पूरी तरह से हमारे प्रदेश में लागू किया। मिशन 2024 को लेकर सभी राजनीतिक दल भागदौड़ में जुटे हुए हैं। इसी बीच सियासी नब्ज टटोलने के लिए इंडिया न्यूज ने देश की राजनीति के सबसे बड़े कार्यक्रम मंच का आयोजन किया। दिल्ली के ताज पैलेस में हुए इस महामंच में सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। नमस्ते, प्रणाम। मैं ITV नेटवर्क की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करना चाहती हूँ। इंडिया न्यूज़ मंच एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है जहाँ अलग अलग विचारों का मंथन होता आ रहा है और आगे भी मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये मंच बना रहे। सबसे पहले मैं हमारी टीम और सभी पत्रकार साथियों, कैमरामैन, रिपोर्टर्स का धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये कार्यक्रम उनकी टीम वर्क का प्रमाण है। मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। मैं इस मंच के सभी बड़े नेतागण का धन्यवाद करना चाहती हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे इस मंच को मजबूत किया। फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन हरियाणा विशेष में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।